Hello all of you. Now let's see the last few sections of IGST Act, and these sections are about the apportionment of tax. IGST जो कलेक्ट हुआ है ये आप पहले से देखते आ रहे हैं कि ये कॉम्पोजिट अमाउंट है. ये पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, लेकिन ये पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है नहीं. तो ये अमाउंट का बंटवारा कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, वो अपन अभी स्टडी करेंगे. तो दो सेक्शंस देखेंगे. एक के जहां क्रेडिट नहीं लिया गया है आईजीएसटी का और वो कहीं सेट ऑफ नहीं हुआ है, तो उसका बंटवारा कैसे होगा. और दूसरा देखेंगे कि अगर ये क्रेडिट में सेट ऑफ होता है, आईजीएसटी का क्रेडिट लेके सेट ऑफ होता है, तो ये आईजीएसटी अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है उसका बंटवारा कैसे होगा, कौन से स्टेट को मिलेगा, कौन से यूनियन टेरिटरी को मिलेगा, कौन सा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा. ठीक है, लेट्स सी. तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जिसका सेट ऑफ नहीं हुआ है, जिसका आईटीसी लेकर के सामने सेट ऑफ नहीं हुआ है, वो किस तरह से डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज. अच्छा, एक बात ध्यान रखो कि यूनियन टेरिटरी को जो पैसा मिलेगा वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखता है. सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी अकाउंट उसको कहते हैं, उसी में पैसा जाएगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अकाउंट अलग रहता है जिसमें सीजीएसटी आता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट. स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी अकाउंट अलग है और यूनियन टेरिटरी का अलग रहता है. लेकिन यूनियन टेरिटरी का जो अकाउंट है उसको मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है. ओके, सो लेट्स सी. तो देखो, सबसे पहले दिया है सेक्शन 17 में अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ फंड्स आउट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. किसने पे किया है? सप्लायर ने. सप्लायर ने गुड्स इंटरस्टेट या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये दो जगह लगता है, एक इंटरस्टेट और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एसईजेड वगैरह में भी. तो वो इंटीग्रेटेड टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को पे किया है वो गवर्नमेंट कैसे डिवाइड करेगा. तो पहला पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई of goods or services or both to an unregistered person. अब वहां देखो आपके बुक में सेटलमेंट ऑफ एक वर्ड प्रिंट हुआ होगा, उसको काट दो. टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो कहने का मतलब ही क्या है कि जिसको हमने सप्लाई किया वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो कोई क्रेडिट लेने वाला है क्या, आईटीसी लेने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है. रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो कोई आईटीसी का सवाल पैदा ही नहीं होता. तो ये देखो, ये सेक्शन जो हम देखेंगे ना, इसके ऊपर लिख दो नो आईटीसी बाय रेसिपिएंट. जिसने आईटीसी नहीं लिया है उसका बंटवारा कैसे होता है वो अपन देखेंगे. और सेक्शन 18 में जाएंगे जिसमें आईटीसी लेकर के वो सेट ऑफ करता है, तो उस केस में डिवीजन कैसे होगा वो अपन देखेंगे. तो ये जो देखो बहुत सारे पॉइंट्स है, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली एक ही चीज कह रहे हैं कि द रेसिपिएंट has not taken the credit and is not going to set off this amount. Okay? तो पहला पॉइंट है unregistered person. Or to a registered person paying tax under section 10 of the CGST Act. यानी कौन बायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है? जो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है. तो कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टैक्स पे करता है उसको क्रेडिट नहीं मिलता ना, है ना, उसको क्रेडिट मिलता ही नहीं. तो अनरजिस्टर्ड है तो उसको भी क्रेडिट नहीं मिलता, और जो कॉम्पोजिशन डीलर है उसको भी क्रेडिट नहीं मिलता. देन सेकेंड पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी. मान लो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन किसी भी रूल के हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है. ऐसे कई सारे केसेस होते हैं ना, जहां कंसेशनल रेट उसको दिया है गवर्नमेंट ने और फिर कहा है कि आप आईटीसी नहीं ले सकते, तो वो कोई भी एक आध रूल के अंदर वो आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है. सेकेंड केस. थर्ड केस, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. अब और एक रजिस्टर्ड पर्सन को हम दे रहे हैं where he does not avail the ITC,
यानी मान लो एलिजिबल है भी, एलिजिबल था वो, लेकिन उसने आईटीसी अवेल नहीं किया। एलिजिबल था लेकिन अवेल नहीं किया। ऐसे बहुत है जो एलिजिबल है लेकिन अवेल नहीं करेंगे शायद। विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, आईटीसी लेने का जो पीरियड होता है जो आईटीसी में अपन ने देखा, एंड दस रिमेन्स इन द इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर सच ईयर इन विच द सप्लाई वॉज मेड। जो साल में सप्लाई होता है उसके अगले साल में अपने को एनुअल रिटर्न भरना पड़ता ना, दैट इज द अल्टीमेट डेट बाय विच आईटीसी कैन बी टेकन, और उस बंदे ने नहीं लिया। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ो, फिर ये 3 का रिपीटेशन है। क्या है पहला पॉइंट कि हमने किसको बेचा। अब देखो इमेजिन करो पूरे पॉइंट्स एक बार में याद हो जाने चाहिए। ठीक है, मैं हूं सप्लायर, नागपुर से मैं सप्लाई कर रहा हूं, महाराष्ट्र से, और आप है दिल्ली में बैठे हुए, यू आर द रेसिपिएंट। ओके, अब इमेजिनेशन शुरू होगा। पहले पॉइंट में आप अनरजिस्टर्ड है, जैसे अपने केस में तो है ही, आप तो अनरजिस्टर्ड है ना, यू आर द स्टूडेंट। तो मैं जो इधर आईजीएसटी लगा के आपको ये डीवीडी देता हूं, क्या आप उसका क्रेडिट ले सकते हो? नहीं, यू आर अनरजिस्टर्ड, है ना। तो पहला एग्जांपल तो अपना रियल एग्जांपल है, बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड। सेकेंडली, मान लो कि आप एक फर्दर बिजनेसमैन हो भी, लेकिन आप कॉम्पोजिशन स्कीम एक्सरसाइज करके रखे हो, तो सेकेंड पॉइंट। तो पहले केस में आप अनरजिस्टर्ड, दूसरे केस में आप कौन है? कॉम्पोजिशन डीलर, तो आपको क्रेडिट मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, कोई भी दूसरे रूल्स के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो क्रेडिट लेने के लिए। और चौथा पॉइंट कि आप एलिजिबल हो भी लेकिन आपने लिया ही नहीं, यू हैवंट टेकन द क्रेडिट। जो आईजीएसटी लगा के मैंने गुड्स या सर्विस आपको दी, उसका क्रेडिट आपने नहीं लिया है और उसका टाइम लैप्स हो चुका है, एनुअल रिटर्न का टाइम खत्म हो गया है। आया समझ? तो 4 सिचुएशंस हुए। ए में 2 सिचुएशन है, फिर बी में 1 है, सी में 1 है, तो टोटल 4 सिचुएशंस। यू आर अनरजिस्टर्ड, you are composition dealer, you are not entitled to take credit, or even if entitled but you haven't taken the credit. 4 बातें समझ में आई, याद हो गए? वेरी गुड। फिर डी पे चलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अब ये इंपोर्ट का केस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इंपोर्ट करके लाए, इंपोर्ट पे आईजीएसटी तो लग जाएगा ना उधर कस्टम में, कस्टम में 37 याद है, तो वो आईजीएसटी अकाउंट में जाता है गवर्नमेंट के, और वो आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड है। दूसरा, आप सेक्शन 10 में कवर्ड है, वही कॉम्पोजिशन। सो इफ यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर यू विल नॉट गेट क्रेडिट। या फिर आप रजिस्टर्ड पर्सन है बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। देखो वही 4 पॉइंट वापस से रिपीट होते हैं इंपोर्ट के केस में। तो एक इंटरस्टेट सप्लाई के केस में 4 पॉइंट है और फिर इंपोर्ट के केस में 4 पॉइंट, सेम टू सेम रिपीटेशन है। तो अनरजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन डीलर, नॉट एलिजिबल, या फिर एफ पॉइंट में क्या आने वाले आप समझ गए अभी। आप एलिजिबल है, आप रजिस्टर्ड भी है, एलिजिबल भी है, लेकिन आपने टाइम के अंदर क्रेडिट लिया ही नहीं, डज नॉट अवेल द क्रेडिट विद इन द गिवन टाइम, दैट इज बाय फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। तो फिर क्या होगा देखो, वो एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट वगैरह सब लिखा है ऑफ एनुअल रिटर्न। देन द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, यहां से देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड at the rate equivalent to central tax, यानी आधा, आधा होता है ना सेंट्रल टैक्स, आईजीएसटी डबल होता है, सेंट्रल टैक्स आधा होता है। नॉर्मल एसजीएसटी सीजीएसटी आधा आधा होता है और उसको कंबाइन कर दो तो आईजीएसटी होता है। तो वही लिखा है कि जो रेट सेंट्रल टैक्स का है, यानी कि सेंट्रल टैक्स का मतलब सीजीएसटी, ऑन सिमिलर इंट्रा स्टेट सप्लाई शैल बी अपोर्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आधा पैसा कहां चले जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिंपल, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा, फिर जो बचा आधा वो कहां जाएगा, वो स्टेट में जाएगा। तो कौन से स्टेट में जाएगा, तो देखो नीचे लिखा है, द बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स रिमेनिंग इन द इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट,
in respect of supply for which apportionment to the central government has been done under subsection 1. यानी आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चले गया, अब जो आधा बचा, जो आधा बच गया उसका क्या होगा देखो, shall be apportioned to the state where such supply takes place. लिख दो destination, where the supply takes place का मतलब destination, destination state. जैसे मैंने महाराष्ट्र से आपको दिल्ली में दिया ना, तो जो आधा मैंने जीएसटी भर दिया, वो जीएसटी में से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा और जो आधा है वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा. हाफ विल गो टू दिल्ली स्टेट अकाउंट, डेस्टिनेशन स्टेट. या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस इन अ यूनियन टेरिटरी. यानी डेस्टिनेशन अगर यूनियन टेरिटरी है तो फिर वो जो आधा अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो अमाउंट गया और ये जो अमाउंट गया, ये दोनों अलग अलग है. ये जो अमाउंट गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल टैक्स और ये यूटी टैक्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट दो अकाउंट मेंटेन करता है, एक सेंट्रल टैक्स का और एक यूनियन टेरिटरी टैक्स का. तो ये जो अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये यूटी अकाउंट में जाएगा. ठीक है, गुड. कितना सिंपल है. लेकिन फिर दो प्रोविजोज है उसमें. पहला प्रोविजो कहता है कि दैट वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई मेड, प्लेस ऑफ सप्लाई मेड बाय एनी टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट बी डिटरमाइंड सेपरेटली. कहां ये सप्लाई हुआ अगर ये पता नहीं चला, इफ दैट कैन नॉट बी असर्टेन्ड. क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे आपका मेरे अकाउंट में रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है, स्टूडेंट कहां पे रहता है मेरे को नहीं मालूम, कहीं तो भी था लेकिन कहां था मेरे को नहीं मालूम. I don't know the place, I don't know the states. फिर क्या होगा? Such balance amount shall be apportioned to each of the states and the central government in relation to UT in proportion to the total supplies made by such taxable person, in proportion to total supplies made by such taxable person to each of such states or union territories as the case may be in a financial year. यानी मैंने आईजीएसटी भरा हुआ है गवर्नमेंट को, लेकिन अल्टीमेटली सप्लाई कहां हुआ अगर वो पिन पॉइंट पता नहीं चला एक आध ट्रांजैक्शन में, तो फिर उसका डिवीजन कैसे होगा? तो उसका डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ माय टोटल सप्लाईज इन द फाइनेंशियल ईयर. यानी मैंने इस साल में पूरे सप्लाई कहां कहां की है उसका एवरेजिंग करेंगे, उसको निकालेंगे. उसमें से पता चला कि भाई 20% आंध्र प्रदेश जाता है, 30% कर्नाटका जाता है, 10% दिल्ली जाता है, 5% वेस्ट बंगाल जाता है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में जाता है. तो वो सब का प्रोपोर्शन निकालेंगे. यानी मैंने इस साल में कहां कहां किस किस स्टेट में कितना कितना सप्लाई किया और उस प्रोपोर्शन में ये जो आईजीएसटी मैंने गवर्नमेंट को भरा हुआ है वो डिवाइड कर दिया जाएगा. आया समझ में? गुड. ये कब होगा? जब प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं हो रहा है. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे मैंने मे बी मल्टीपल स्टेट्स में सप्लाई किया है लेकिन प्रोपोर्शन नहीं मालूम कि किस स्टेट में कितना किया. ऐसा आता है प्रॉब्लम्स कभी कभी. तो इसलिए अपन फिर ये रेशियो डिसाइड करेंगे. दूसरा एक पॉइंट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सच सप्लाईज इज नॉट आइडेंटिफाइबल. द टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सच सप्लाई, सप्लायर कौन है वो ही नहीं समझ में आ रहा. अगर सप्लायर कौन है वो समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट को आईजीएसटी मिला हुआ है लेकिन सप्लायर कौन है वो नहीं मालूम. तो देन व्हाट? तो वहां लिखा है शैल बी अपोर्शन टू ऑल स्टेट्स. ये खास करके इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में आ सकता है क्योंकि जिसने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने के बाद कहां बेचा वो भी नहीं मालूम और इंपोर्टर का भी कोई आता पता नहीं मिल रहा, लेकिन आईजीएसटी पे हुआ है. तो फिर क्या करेंगे? अपोर्शन टू ऑल स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रपोर्शन टू यूनियन टेरिटरी. ठीक है, यूटी वाला अमाउंट in proportion to the amount collected as state tax or as the case may be the union territory by the respective state or as the case may be the central government during the immediately preceding financial year. अब क्या करेंगे? देखो इसमें क्या लिखा है, a portion to all states and the central government in proportion to the amount collected
as a state tax or as the case may be union territory tax by the respective state or government during the immediately preceding financial year. यानी इस साल के पहले साल में सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल टैक्स कितना मिला था, यूनियन टेरिटरीज को मिला के टोटल टैक्स कितना आया था, और स्टेट्स ने कितना टैक्स वसूल किया था हर एक स्टेट वाइज 29. वो जो प्रोपोर्शंस है, द प्रोपोर्शंस ऑफ देयर कलेक्शन, गवर्नमेंट्स कलेक्शन ऑफ सेंट्रल, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स, उस प्रोपोर्शन में ये वाला आईजीएसटी जो है तक 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 डिवाइड कर दिया जाएगा. रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन में होगा ये क्या है कि वो रहता है ना, जैसे हम क्विज कंडक्ट कर रहे थे उसमें अगर टाई हो गया तो टाई ब्रेकर जो रहता है, तो ये टाई ब्रेकर सॉर्ट ऑफ, not to be applied in normal case but in extraneous circumstances. फिर उसके बाद लिखा है कि provisions of subsection 1 and 2 relating to apportionment of integrated tax shall mutatis mutandis apply to apportionment of interest, penalty and compounding amount realized in connection with tax to apportion. यानी अगर ये टैक्स के साथ इंटरेस्ट भी आया हुआ है, इंटरेस्ट, पेनल्टी या कंपाउंडिंग, तो उसको भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे. म्यूटाटिस म्यूटेंडिस मींस इन द सेम मैनर. फिर लिखता है कि where the amount has been apportioned to the central government or a state government under subsection 1, 2, 3, the amount collected as integrated tax shall stand reduced. यानी ये अकाउंटिंग है, फिर गवर्नमेंट का अकाउंटिंग है. गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट में जो पैसा आया था उसमें से उतना हटा देंगे, माइनस कर देंगे ऑब्वियसली. shall stand reduced by the amount equal to the amount so apportioned, and the central government shall transfer to the central tax account, union territory tax account, an amount equal to respective amounts apportioned to the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अमाउंट आया उसमें एक तो सीटी अकाउंट में जाएगा, जो सीजीएसटी के बराबर का जो है वो सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स अकाउंट में जाएगा. जो यूनियन टेरिटरी के लिए जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है वो यूनियन टेरिटरी अकाउंट में जाएगा, अभी मैंने आपको बताया यूटी अकाउंट में, और जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट में जाएंगे. एंड शैल ट्रांसफर टू द स्टेट टैक्स अकाउंट the respective shares of the states. Simple है. In such manner and within such time as may be prescribed. तो वो गवर्नमेंट के इंटरनल रूल्स रहते हैं, उसके हिसाब से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसे अपने को कोई लेना देना नहीं. और आगे कहता है कि इंटीग्रेटेड टैक्स अपॉर्शन्ड टू अ स्टेट और एज द केस मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी इफ सब्सिक्वेंटली फाउंड टू बी रिफंडेबल. अब देखो होता क्या, इसमें आईजीएसटी कलेक्ट हुआ है और अगर आईजीएसटी रिफंड कर दिया गवर्नमेंट ने तो लेस रिफंड कर देंगे. रिफंड करके जो बैलेंस बचेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तीनों में. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रिफंड हुआ तो, यानी आईजीएसटी था, गवर्नमेंट ने इसको अलग अलग अकाउंट में डाल दिया, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी अकाउंट में चले गया, और उसके बाद रिफंड हुआ तो, उसके बाद अगर रिफंड देना पड़ा तो फिर क्या करेंगे. तो फिर बोला है कि जो रिफंड होगा वो रिफंड भी प्रोपोर्शनेटली, जिस प्रोपोर्शन में बटा था उसी प्रोपोर्शन में रिफंड जो अमाउंट है उसको ये जो अकाउंट्स है उसमें डेबिट कर दिया जाएगा. यानी गवर्नमेंट ने सीटी में ट्रांसफर कर दिया, फिर बाद में रिफंड देना पड़ा तो सीटी से उतना वापस ले लेंगे, एसटी से उतना वापस ले लेंगे, यूटी से उतना वापस ले लेंगे. सिंपल पॉइंट. तो लिखा है देखो, रिफंडेड देन शैल बी रिड्यूस, यानी जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसको रिड्यूस करेंगे फ्रॉम द अमाउंट अपोर्शन, जो अमाउंट अपोर्शन कर दिया उसे माइनस करेंगे टू सच स्टेट, सीटी और यूटी. सिंपल. फिर उसी के एनालिसिस दिया है, बहुत सिंपल है. ये पॉइंट्स दिया, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट या रजिस्टर्ड बट नॉट एलिजिबल, registered taxable but not eligible to input tax credit, and registered taxable person eligible but does not take the credit. इसमें ये डबल हो गया है, इसको आप करो कॉम्पोजिशन डीलर. रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एक है कॉम्पोजिशन डीलर, सेक्शन 10.
कॉम्पोजिशन डीलर है, या फिर वो एलिजिबल नहीं है, या फिर एलिजिबल है लेकिन लेता नहीं है, ऐसे पॉइंट्स है क्या बनने। तो आईजीएसटी पेड ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज या फिर इंपोर्ट, दो चीज है, या तो इंटरस्टेट पे या इंपोर्ट पे। तो इक्विवेलेंट सेंट्रल टैक्स अलग कर देंगे, और आधा पैसा, यानी आधा पैसा यहां चले जाएगा और आधा इधर आ जाएगा, और ये जाएगा यूनियन को, और ये जो बैलेंस अमाउंट है ये जाएगा स्टेट्स को इन द शेयर ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज। या यूनियन टेरिटरी का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा यूटी अकाउंट के अंदर। सिंपल है बिल्कुल। और नीचे फिर वो दो ही पॉइंट लिखे कि अगर वो एलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर अपन प्रोपोर्शन में बांटेंगे, और उसी तरह से फिर इंटरेस्ट पेनल्टी और कंपाउंडिंग अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिफंड अगर करना पड़ा बाद में तो उसको सेट ऑफ कर देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से माइनस करेंगे। सिंपल पॉइंट्स। सो दैट वाज सेक्शन 18, distribution of IGST amount where that amount has not been taken credit, उसका ITC किसी ने नहीं लिया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देखा। अब आते सेक्शन 18 पे कि जहां सामने वाला जिसको हमने सप्लाई किया IGST लगा करके वो रेसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया है, और क्रेडिट लेने के बाद उसको वो सेट ऑफ करता है। कहां से सेट ऑफ करेगा? तो या तो IGST से करेगा उसके अगेंस्ट, या फिर सेंट्रल टैक्स, या फिर स्टेट टैक्स, या यूटी टैक्स, इसे सेट ऑफ करेगा। तो जब सेट ऑफ करता है तब फिर ये आईजीएसटी जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है वो कौन से स्टेट्स को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो देखो बहुत सिंपल है, तो अल्टीमेट सिंपल है। जिसमें सेट ऑफ हुआ उसको दो, ऐसा बोला है। कैसे देखो, आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। अब ये सप्लायर ने आईजीएसटी लगा करके इसको दिया, सामने वाले ने आईटीसी ले लिया 100 रुपए का, ठीक है। अब ये 100 रुपए का आईटीसी लेकर के वो सेट ऑफ कर रहा है। अच्छा, ये आईजीएसटी जो लगाया तो इससे हमने रिकवर किया रेसिपिएंट से, और किसको पे कर दिया? गवर्नमेंट को। तो ये आईजीएसटी हैज बीन पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आईजीएसटी जो कलेक्ट हुआ वो कहां पे हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है अभी? 100 रुपए। पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। सामने वाले ने आईटीसी ले लिया। अब आईटीसी लेकर के वो कहां सेट ऑफ करता है वो देखो। अगर इसका सेट ऑफ आईजीएसटी से ही होता है, मान लो 20 रुपए, तो ये जो 100 रुपए है इसमें से 20 रुपए गवर्नमेंट इसी में रखेगा आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी अकाउंट में ही रखेगा, क्योंकि सेट ऑफ भी आईजीएसटी से ही हो रहा है। अगर इसमें से सीजीएसटी से 20 रुपए सेट ऑफ हो रहा है, 100 रुपए का सेट ऑफ सीजीएसटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो ये 20 रुपए जो यहां सेट ऑफ हो गया तो गवर्नमेंट ये 20 रुपए यहां से ट्रांसफर कर देगा सेंट्रल टैक्स अकाउंट में। तो ये जो गवर्नमेंट के पास 100 रुपए है, यहां लिख देता हूं ट्रांसफर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सीटी अकाउंट में ये 20 रुपए चले जाएंगे। अगर ये 100 रुपए से ये बंदा रेसिपिएंट एसजीएसटी पे करने के लिए यूज करता है अनदर 20 रुपीज, तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर एसटी अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफर कर देगा 20 रुपए। तो गवर्नमेंट के पास 100 रुपए, ये 100 रुपए में से 20 रुपए सीटी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, 20 रुपए एसटी में कर देगा, और बाकी अगर यूटी में सेट ऑफ हुआ, अब बचा कितना? 40। तो ये सेंट्रल टैक्स नहीं आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन यूटी अकाउंट में आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? 40 रुपए यूटी अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो गवर्नमेंट के पास 100 रुपए, 100 रुपए में से ये 20 रुपए तो वैसे ही सेट ऑफ हो गया, तो 20 रुपए तो माइनस हो जाएंगे उस अकाउंट में से, क्योंकि सेट ऑफ हो रहा है। और बाकी ये 20-20, 40 जो है, तो ये सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा है, बहुत सिंपल है। तो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है पैसा, और फिर स्टेट गवर्नमेंट को इतना दे देगा, यूनियन टेरिटरी अकाउंट में इतना डाल देगा, सेंट्रल में इतना डाल देगा, बिकॉज दे नीड दैट फंड ना, क्योंकि वहां से सेट ऑफ हो रहा है।
अच्छा, नहीं समझ में आ रहा तो देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसका एक एग्जांपल देता हूं। पैंटलून्स का एक एग्जांपल लेते हैं। पैंटलून्स, एक कस्टमर आता है और ये क्या करता है कि पैंटलून्स को 5,000 रुपए का पेमेंट करता है, 5,000 रुपए डिपॉजिट करता है और पैंटलून्स से गिफ्ट वाउचर्स लेता है। अब प्लीज वो गिफ्ट वाउचर पे जीएसटी लगता है, ये सब आप मत दिमाग में लगाना, ये टोटली डिफरेंट एग्जांपल में दे रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएसटी ऑल टुगेदर। तो खैर 5,000 रुपए देता है और गिफ्ट वाउचर्स लेता है। तो आप ये मानो कि जो पैसे दे रहा है पैंटलून्स, यहां हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, पैंटलून्स इज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो 5,000 रुपए भरा ये आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी पेमेंट हमने गवर्नमेंट को कर दिया ऐसा मान लो, और गवर्नमेंट ने अपने को गिफ्ट वाउचर दे दिया। कितने का गिफ्ट वाउचर दिया? 5,000 रुपए का। तो गिफ्ट वाउचर इज लाइक आईटीसी, ये आईटीसी इक्विवेलेंट टू आईटीसी। सिमिलैरिटीज बता रहा हूं मैं। अब कस्टमर जाता है पैंटलून्स की दुकान में और सामान खरीदेगा, जो भी खरीदेगा तो उसके अगेंस्ट में ये दे देगा कि भैया गिफ्ट वाउचर है, आप सेट ऑफ कर दो मेरे बिल के अगेंस्ट। तो कस्टमर गया नोएडा के शोरूम में और वहां पर 1,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर को यूज किया। जीवी कितना गिफ्ट वाउचर यूज किया? 1,000। तो ये नोएडा का जो शोरूम है वो कहेंगे साले यार मेरे सेल में से 1,000 रुपए कट गए, हजम नहीं हो रही बात, ये मैं क्यों आपको सेट ऑफ दूं? लेकिन वो कहते हैं भाई आप शोरूम हो, मेरे पास वाउचर है, तुमको सेट ऑफ देना पड़ेगा। तो नोएडा कहते हैं हाँ हम सेट ऑफ तो दे देंगे, लेकिन नोएडा का जो दुकानदार है उसको नुकसान हो गया है ना, फ्रेंचाइजी को। तो ये क्या करेगा, ये पैंटलून जो हेड ऑफिस है उससे क्लेम करेगा, भैया मेरे को तुम 1,000 रुपए दो उधर से, ये पैसा तो तुमने कलेक्ट किया है, तुमने गिफ्ट वाउचर दिया और वो बंदा जो कस्टमर है वो मेरे से सेट ऑफ मांग रहा है, सो आई नीड 1,000 फ्रॉम यू। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसको अपन नोएडा यानी ये स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे इसको, ये जो भी गवर्नमेंट, इधर इट कैन बी स्टेट, इट कैन बी सेंट्रल, इट कैन बी यूनियन टेरिटरी। तो ये नोएडा का जो शोरूम है उसको पैंटलून्स हेड ऑफिस कितने रुपए भिजवाएगा? 1,000 रुपए, क्योंकि कस्टमर ने यहां से सेट ऑफ मार दिया है ना। तो पैंटलून विल नाउ सप्लाई दैट मनी टू नोएडा 1,000 रुपीज। तो ये अपन देख रहे हैं अभी, दिस इज व्हाट वी सॉ जस्ट नाउ, पेमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट वेयर दिस क्रेडिट हैज बीन सेट ऑफ। तो ये सेट ऑफ क्रेडिट, तो जहां पर क्रेडिट सेट ऑफ हुआ है उस गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे, उतना ही पैसा जितना है सेट ऑफ हुआ है। फिर वो बंदा जाता है और हैदराबाद के शोरूम से और कोई गुड्स खरीदता है और वहां पर 3,000 रुपए का जीवी यूज करता है गिफ्ट वाउचर, यानी सेट ऑफ मारता है। तो पैंटलून क्या करेगा, इसको 3,000 रुपए का पेमेंट करेगा, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आया समझ में? तो इस तरह से है, जो पैसा आईजीएसटी का कलेक्ट हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर उसका क्रेडिट लेकर के सेट ऑफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में हुआ तो उतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगा। अगर सेंट्रल टैक्स से सेट ऑफ हुआ तो उतना पैसा सेंट्रल टैक्स में ट्रांसफर होगा। हालांकि देखो आईजीएसटी का अमाउंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल टैक्स का अमाउंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन अकाउंट अलग अलग है। तो आईजीएसटी में से उतना पैसा सेंट्रल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या आईजीएसटी में से स्टेट को ट्रांसफर होगा, या यूनियन टेरिटरी को ट्रांसफर होगा। आए समझ में? तो वो यहां लिखा है, लेट्स सी। देखो 18, ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, यानी सेट ऑफ, यूटिलाइजेशन का मतलब सेट ऑफ क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी अवेल्ड अंडर दिस एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स। अगर आईजीएसटी के क्रेडिट से सेंट्रल टैक्स का पेमेंट हुआ है, ये कौन करेगा? रेसिपिएंट। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उतना पैसा सेंट्रल टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, आईजीएसटी में से निकाल के सेंट्रल टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।
बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, बट लॉजिकली समझो, बहुत आसान है। तो देखो, फॉर पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, ये अपन बाद में देखेंगे, पेमेंट का सेक्शन है, पेमेंट का सेक्शन है ये, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको समझाया। The amount collected as integrated tax shall stand reduced by the amount equal to the credit so utilized, and the central government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the integrated tax account to the central tax account. तो इंटीग्रेटेड टैक्स से उतना पैसा सेंट्रल टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिंपल। फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स में अगर सेट ऑफ हुआ, अब इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो सेम लिखा रहता है, ग्रामर है। यूनियन टेरिटरी टैक्स में सेट ऑफ हुआ तो आईटी अकाउंट से, आईटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट से उतना पैसा कहां ट्रांसफर किया जाएगा, यूटी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, लेकिन उसका यूटी अकाउंट जो सेपरेट मेंटेन होता है वहां ट्रांसफर होगा, पर्टिकुलर उस यूटी के नाम से, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार आइलैंड्स या जो भी है, दमन दीव। और स्टेट टैक्स में अगर सेट ऑफ हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो आईटी अकाउंट से कहां ट्रांसफर कर देंगे, एसटी अकाउंट में। किस स्टेट के, जहां पे सेट ऑफ हुआ है। तमिलनाडु में सेट ऑफ हुआ है तो तमिलनाडु को दे देंगे, हैदराबाद में सेट ऑफ हुआ है तो तेलंगाना गवर्नमेंट को दे देंगे। और वही पे नीचे दिया, देखो अप्रोप्रिएट स्टेट वर्ड है, तो अप्रोप्रिएट स्टेट का मतलब क्या है, जहां सेट ऑफ हुआ है। मीन्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, सीजीएसटी एक्ट। और एनालिसिस है, देखो सेम चीज है। क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी जो है वो अगर यूटिलाइज हुआ है टू पे सीजीएसटी तो उतना पैसा सेंट्रल टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एसजीएसटी में सेट ऑफ हुआ है तो स्टेट टैक्स में ट्रांसफर होगा, और यूटी में हुआ है तो यूटी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वेरी सिंपल पॉइंट। फिर उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है और उसके बाद एक और छोटा सा सेक्शन है, दोनों देख लेते अपन। 19, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्या है, बहुत सिंपल है। आपको इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगाना चाहिए था, लेकिन आपने स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दिए, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया, गलत हो गए। या उल्टा होगा, आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना था क्योंकि वो इंटर स्टेट था, लेकिन आपने समझा कि इंटर स्टेट है और आपने आईजीएसटी लगा दिया। तो ऐसी गलती हो सकती ना, इंट्रा को इंटर, इंटर को इंट्रा समझने की गलती। तो ऐसे में क्या होगा, देखो तो 2 पॉइंट दिए हैं। पहले पॉइंट में दिया है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड आईजीएसटी, आपने आईजीएसटी पे कर दिया है, ये मान करके कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है। ऑन सप्लाई कंसिडर्ड बाई हिम, वो टैक्स वर्ड गलत आया है, वहां से कट कर दो, बाई हिम टू बी इंटरस्टेट सप्लाई बट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंट्रास्टेट। ऑफिसर ने जब इंक्वायरी किया तो पता चला कि तो इंट्रास्टेट है, लेकिन आपने इंटरस्टेट समझ करके आईजीएसटी पे कर दिया था। अब इंट्रास्टेट हुआ तो आपको ये भरना पड़ेगा ना, इंट्रास्टेट डिटरमिन हुआ है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी भरना पड़ेगा। अब वो जब आप भरोगे तो ये आईजीएसटी जो गलती से भर दिया था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सिंपल। तो लिखा है शैल बी ग्रांटेड रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। पहले आपको एसजीएसटी सीजीएसटी भरना पड़ेगा, एस और सी, और वो भर दोगे तो आई का रिफंड मिल जाएगा। सिंपल। और दूसरा पॉइंट उल्टा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड सीटी एंड एसटी, सीजी और एसजी अगर आप पे कर चुके हो, और द यूटी यूनियन टेरिटरी टैक्स ऑन अ ट्रांजैक्शन कंसिडर्ड बाय हिम टू बी इंट्रास्टेट बट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट, तो क्या होगा, आपको आईजी भरना पड़ेगा। वंस यू पे द आईजी तो आपको ये तीनों जो है ये आपको रिफंड दे देंगे, लेकिन वो रिफंड देंगे वो यहां नहीं लिखा इस लॉ में, वो ये तीनों लॉ में लिखा रहेगा। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और यूटी एक्ट जो है इसमें लिखा रहेगा कि उसका रिफंड देंगे। यहां पर ऐसा लिखा है कि आईजी आपको पे करना पड़ेगा, वसूली इसकी करेंगे अपन, और इसकी वसूली जो करेंगे इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा बस लिखा है। शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट
ऑन द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेएबल। तो आईजी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डीले का केस नहीं है ना, दिस इज अ रॉन्ग पेमेंट, लेकिन टैक्स तो भरा था, पैसे तो गवर्नमेंट के पास आ ही गए थे ना, वैसे भी इस नाम से नहीं दूसरे नाम से आए थे, लेकिन पैसा तो आ गया था, तो इसलिए इंटरेस्ट माफ है। आईजीएसटी एक्ट कहता है कि देयर विल बी नो इंटरेस्ट। चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। तो ये एनालिसिस दिया है, एक बार पढ़ने का है, सिंपल है बिल्कुल। और फिर आखिरी में चलते हैं, एक सेक्शन है 20, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्योंकि देखो ये आईजीएसटी एक्ट जो है ये डिपेंड करता है सीजीएसटी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ये एक्ट में कवर्ड नहीं है, सिर्फ अलग से कुछ चीजें हैं जो कवर किया है, और बाकी उसका प्रोसीजर और वो सब जो है, इनवॉइस कैसे देना, आईटीसी कैसे लेना है, वो सब यहाँ कोई सेक्शन है ही नहीं, तो वो सब आपको सीजीएसटी एक्ट को फॉलो करना है। तो देखो ये पूरे दिए हैं कि ये पूरे जो पॉइंट्स है, subject to provisions of this act and the rules made thereunder, the provisions of CGST Act relating to all these points, टक 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 टक, ये आप पढ़ेंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना पढ़ने में। 25 पॉइंट्स दिए उन्होंने और कहा है कि ये सारे पॉइंट्स म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होंगे, सीजीएसटी एक्ट में जैसे दिए हैं वैसे आईजीएसटी में भी एप्लीकेबल रहेंगे। बहुत सिंपल है। और फिर 2-4 प्रोविजोज है, वो भी देख लेते हैं, सिंपल सिंपल है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अब ये क्या होता है अभी आपको नहीं मालूम, ये बाद में समझ में आएगा, लेकिन अभी बस पढ़ के रख दो। टीडीएस का एक कॉन्सेप्ट है और टीसीएस का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये दोनों अभी मैं जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। द डिडक्टर शैल डिडक्ट एट द रेट ऑफ 2% फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में आता है, विल डिस्कस इट लेटर। ईसीओ लिख के रख दो, इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में ये आता है, टीडीएस एंड टीसीएस। और वैसे ही फिर सेकंड है कि प्रोवाइडेड फर्दर इन केस ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स द ऑपरेटर शैल कलेक्ट टैक्स एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 2% एज मे बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल supplies. Provided also that for the purpose of this act the value of supply shall include any taxes, duties, cess, fees and charges levied under any law for the timing in force other than this act and the Goods and Services Tax Compensation Act if charged separately by the supplier. ये हमने सीजीएसटी के वैल्यूएशन में भी सेम देखा था कि जीएसटी का अमाउंट अपन इंक्लूड नहीं करते वैल्यू में, बाकी अगर कोई टैक्सेस है तो उसको इंक्लूड करते हैं। And provided also that in case where the penalty is leviable under CGST and SGST or UTS GST, the penalty leviable under this act shall be the sum total of the said penalties. अगर वहां कोई पेनल्टी लग रही है तो उसका सम टोटल यहां पे लग जाएगा। यानी मान लो कि सीजी और एसजी में अगर पेनल्टी लगने वाली है 1000, लेकिन आपने वही गुनाह आईजी में किया है तो यहां आपको 2000 रुपए का पेनल्टी लग जाएगा। यानी इट विल बी सम टोटल ऑफ दीज पेनल्टीज। तो इंट्रा स्टेट में कोई घपला करोगे तो उसकी पेनल्टीज यहां दी हुई है। देखो अपन ने आईजीएसटी में पेनल्टी का कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन बस ये लिख दिया इन्होंने कि अगर आप सेंट्रल जैसे इंट्रा स्टेट में कोई लफड़ा करोगे और उसकी पेनल्टी लगती है तो इंट्रा स्टेट में 2 पेनल्टी लगेंगी, एक सेंट्रल टैक्स में और एक स्टेट टैक्स में या यूटी टैक्स में। तो इनका कॉम्बिनेशन बन के यहां लगता है। अगर आप यही लफड़ा इंटर स्टेट में करोगे तो जो फ्रॉड आपने यहां किया अगर वही फ्रॉड इंटर स्टेट में करोगे तो पेनल्टी कितनी लगेंगी? डबल। यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एडिशन, एग्रीगेशन। तो ऐसा है, ये बहुत सिंपल है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो गाइस, दैट वाज IGST Act. A few provisions of IGST Act which are separate than SGST